So today we will discuss set. What is a set? Set is a unordered collection of objects. ठीक है ना? यहाँ पर ये ध्यान दीजिए unordered collection of object. पहली बात तो ये collection of object है, not an arrangement of object. ठीक है ना? आप केवल objects को collect कर लीजिए, अरेंजमेंट का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ABC को देखिए, ABC लिखिए, इसको BCA लिखिए या इसको CAB लिखिए, किसी भी आप ऑर्डर में इसको लिखिए, यहाँ पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? और ये अनऑर्डर्ड है क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना? इसके अलावा सेट में रिपीटेशंस आपका अलाउड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आपका ये जो एलिमेंट ए है ये 2 टाइम्स आया है और एलिमेंट सी आपका 3 टाइम्स आया है, लेकिन फिर भी ये इस सेट के इक्वल है। हालांकि एक मल्टी सेट और होता है, वहां पर ये जो आपका रिपीटेशन होता है ये भी काउंट होता है। तो अगर ये मल्टी सेट होता तो उस केस में हम इसको लिख सकते थे, मल्टी सेट के केस में इसको मान लीजिए ये मल्टी सेट में ये होता तो हम इसको लिख सकते थे a = 2a, 2b, 3c। और मल्टी सेट के केस में फिर ये वाला सेट और ये वाला सेट इक्वल नहीं होता। ठीक है ना? तो मल्टी सेट में जो कि आपका रिपीटेशन को आप काउंट करते हैं तो मल्टी सेट के टर्म्स में ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। लेकिन अगर ये मल्टी सेट नहीं है, एक सिंपल सेट है, तो फिर वहां पर आपका रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ABC को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप इसके मेंबर भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल C जो है वो इस सेट का मेंबर है या आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट है या फिर इसका एलिमेंट है। ठीक है? ये कुछ सेट्स के आपके एग्जांपल हैं। इसको देखिए, ये n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब Z को देखिए, Z क्या है? Z इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स। Z आपका जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है। Z+ इज द पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है ना? अब देखिए, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, सेकंड आपका नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर 0, पॉजिटिव इंटीजर। तो Z का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो उसमें तो ये आपका पूरा है। Z इज द सेट ऑफ इंटीजर, इसमें आपको पूरा है। Z+ क्या है आपका? Z+ इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपका Z+ में आ जाएगा। Z+ में आपका ये हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। Z- इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो Z- में आपका ये आ जाएगा पूरा। ठीक है ना? Z- इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव। तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ करके। तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव में फिर आप यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। या कोई आपसे पूछता है सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव में आप पॉजिटिव को हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना? तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका नेगेटिव इंटीजर, ये पूरा आपका सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है ना? नॉन सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर में ये आ जाएगा। ठीक है ना? और सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर में आपका ये पूरा आ जाएगा। R क्या है? R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरीके से C को आप डिफाइन कर सकते हैं, C इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। R is the set of real number. Q क्या है? Q is the set of rational number. Rational number वो होते हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P क्या है? P कोई भी इंटीजर हो सकता है, Q भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए जो सेट के लिए, सेट के केस में एप्लीकेबल है। फर्स्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। ऑब्जेक्ट कैन बी नंबर, ऑब्जेक्ट कैन बी रियल, ऑब्जेक्ट कैन बी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम एक ये लिख देते हैं, ये भी आपका एक सेट होगा। ठीक है ना? रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, 2 है, तो ये भी आपका क्या है? एक सेट है। तो सेट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड होने का मतलब है वी कैन क्लियरली डिफाइन दैट व्हिच ऑब्जेक्ट बिलोंग टू दिस सेट एंड व्हिच ऑब्जेक्ट डू नॉट बिलोंग टू दिस सेट। ठीक है ना? अब जो ये आप देख रहे हैं ये सेट नहीं है क्योंकि ये आपका वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें इसका मतलब नहीं पता, तो हम क्लियरली ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसका मेंबर होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट इसका मेंबर नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो अब लेकिन अगर हम इसको डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल x#6 का मतलब ये है x/6, तो ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना? हैश का मतलब है /6, तो फिर ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। उस केस में फिर ये सेट हो जाएगा। तो सेट अगर आप लिख रहे हैं तो सेट शुड बी वेल डिफाइंड। अब कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, और यू कैन से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट सेट। ठीक है ना? मान लीजिए एक सेट हम ले रहे हैं ABC। अब इस सेट में आपके 3 एलिमेंट हैं, तो सेट की कार्डिनलिटी आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है ना? फिर इसके बाद देखते हैं पावर सेट। पावर सेट of a set S is equal to set of all subset of the set S।
ठीक है ना। इस सेट एस के सभी सबसेट्स को लेकर के अगर हम एक सेट बनाएंगे तो उसको इसका पावर सेट बोला जाएगा। तो जैसे कि इसका सबसे पहला सबसेट हो जाएगा 5, इसके बाद सेकंड सबसेट हो जाएगा ए, थर्ड सबसेट हो जाएगा बी, ठीक है ना। पावर सेट में कितने सबसेट्स होंगे? इस पावर सेट में आपके 2 n सबसेट होंगे। यहाँ पर n क्या है? n इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट S। मान लीजिए सेट S की कार्डिनलिटी n है, तो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 2n। जैसे किसी केस में देखिए सेट S की कार्डिनलिटी 3 है, तो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी है वो हो जाएगी आपका 2 इज इक्वल टू 8, यानी इसमें आपके 8 सबसेट होंगे। अब सबसेट को देखते हैं, सबसेट की डेफिनेशन क्या है। तो सबसेट A सेट A is said to be subset of B if and only if every element of A is also an element of B। ठीक है ना। इसका मतलब आप जैसे कि सेट S का ये एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, C, A इज ए सबसेट ऑफ S, ठीक है ना। अब इसमें इस सेट में 2 एलिमेंट है C और A, तो C एलिमेंट भी सेट S में प्रेजेंट है, A एलिमेंट भी सेट में प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है, ये 5 कैसे इसका सबसेट हो गया? ठीक है ना। 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है ये वाला सेट, ठीक है ना। 5 सेट का मतलब है एक ऐसा सेट, एम्प्टी सेट भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इसका सबसेट कैसे हो जाएगा? तो इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम एक सेट लेते हैं D, तो मुझे ये बताइए क्या ये सेट इसका सबसेट होगा? D नहीं होगा, D इज नॉट ए सबसेट ऑफ S। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए B, D ये सबसेट ऑफ S का, ये ट्रू है, ये भी ट्रू नहीं है। तो ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इसका सबसेट है? आपने ऐसे आइडेंटिफाई किया कि आपने एक ऐसा एलिमेंट सर्च किया है, ठीक है ना, आपने एक ऐसा एलिमेंट सर्च किया है जो सेट में नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि आप ऐसा कोई एलिमेंट इस सेट में सर्च कर पा रहे हैं जो इसमें ना हो? नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, ठीक है ना। सबसेट कब नहीं होता है? सबसेट तब नहीं होता है जब आप उसमें एक ऐसा एलिमेंट सर्च कर लेते हैं जो कि उस सेट में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे किसी को देखिए, यहाँ पर C भी इसमें प्रेजेंट है और आपका A भी इसमें प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि इसका सबसेट था। इसमें हम ऐसा कोई भी एलिमेंट सर्च नहीं कर पाए थे जो यहाँ पर प्रेजेंट हो लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट ना हो। लेकिन यहाँ पर आपने एक ऐसा एलिमेंट सर्च कर लिया था जो सेट में नहीं था, तो इसलिए हमने बोला था कि ये जो सेट है इसका सबसेट है। तो इसी तरीके से 5 को देखिए, 5 में आप ऐसा कोई एलिमेंट सर्च नहीं कर पा रहे हैं जो सेट में ना हो, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है 5 आपका सबसेट हो जाएगा सेट S का, ठीक है ना। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सेट के 2 ट्रिवियल सबसेट होते हैं। ये एक फर्स्ट ट्रिवियल सबसेट हो जाएगा आपका 5 और सेकंड ट्रिवियल सबसेट हो जाएगा सेट इटसेल्फ, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि 5 और वो सेट इटसेल्फ, ये 2 आपके ट्रिवियल सबसेट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ऑलवेज ट्रू होंगे। जिसमें से क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो 5 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट है, ठीक है ना। ये 5 जो है ये सेट S का स्मॉलेस्ट सबसेट होगा और ये सेट इटसेल्फ जो होगा ये इसका लार्जेस्ट सबसेट होगा। ये जो एलिमेंट A है या ये जो ऑब्जेक्ट A है ये सेट S को बिलोंग करता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट A बिलोंग्स टू द सेट S, तो हम लिख सकते हैं A विल बी सबसेट ऑफ S, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका जो एलिमेंट B है बिलोंग्स टू द सेट S, तो हम बोल सकते हैं B विल बी सबसेट ऑफ S। अब ये मान लीजिए आपका एक सेट S है। अब यहाँ पर टोटल कितने सबसेट हो गए? तो सबसे पहले तो मुझे बताइए सेट S की कार्डिनलिटी कितनी है? तो सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस सेट। तो ये इसका पहला ऑब्जेक्ट है सेट का, ये पहला ऑब्जेक्ट है अल्फा, ये मान लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट है बीटा, इसको आप बोल सकते हैं गामा, और ये मान लीजिए आपका डेल्टा। तो यहाँ पर आपके 4 ऑब्जेक्ट हैं सेट में, तो सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी 4। तो टोटल सबसेट कितने होंगे? टोटल सबसेट जो होंगे वो पावर सेट के कार्डिनलिटी के इक्वल होंगे, ठीक है। तो टोटल सबसेट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2⁴, यानी यहाँ पर टोटल 16 सबसेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ हमने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले तो इसको बताइए, क्या 5 इज ए मेंबर ऑफ दिस सेट S? तो 5 बिलोंग्स टू दिस सेट S, ये आपका यहाँ पर ट्रू। क्या 5 इज ए सबसेट ऑफ S? बिल्कुल, क्योंकि ये तो आपका ट्रिवियल सबसेट है। इसके अलावा फिर इसको देखिए, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमने जैसे कि अभी आपको बताया था A, मान लीजिए एक सेट हमने लिया था A इज इक्वल टू AB, ठीक है ना। इसमें मान लीजिए A क्या है? A जो ऑब्जेक्ट है इसको बिलोंग करता है, ठीक है ना। या आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट A बिलोंग्स टू दिस
सेट ए, या आप ऐसा बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ए इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट ए। तो हम बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए। तो हम बोल सकते हैं कि सेट ए विल बी सबसेट ऑफ दिस सेट कैपिटल, ठीक है ना। तो अगर ये जो है ऑब्जेक्ट इसको बिलोंग कर रहा है तो ये इसका एक सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो फाई जो है ये इसको बिलोंग कर रहा है, फाई जो है इस सेट का मेंबर है, तो ये इसका एक सबसेट हो जाएगा। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तो आपका इक्वली है, क्योंकि हमने आपको बताया था फाई क्या होता है, फाई आपका ये होता है, तो फाई की जगह पर आप ये रख देंगे, इसका मतलब ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इसको देखिए ये ऑब्जेक्ट इस सेट में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट इस सेट में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये एक सेट है। जैसे कि इस सेट को देखिए, ये सेट में आपके 4 ऑब्जेक्ट हैं, जहां पर कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये एक सेकंड ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये खुद एक सेट है। तो अभी हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका एक सेट भी हो सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका एक सेट है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइप का ऑब्जेक्ट इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर इसको देखिए, इस वाले को, क्या ये ट्रू होगा? नहीं, ये भी आपका फॉल्स होगा। ये फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका एक सेट है, ठीक है ना। ये क्या है? ये आपका एक सेट है। तो अगर ये सेट इसका सबसेट है, इसका मतलब है कि ये ए ऑब्जेक्ट और सी ऑब्जेक्ट इस सेट के मेंबर होना चाहिए। तो क्या ए ऑब्जेक्ट और सी ऑब्जेक्ट इस सेट का मेंबर है? नहीं है। इसका मतलब ये आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको देखिए, क्या ये ट्रू होगा? बिल्कुल ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सेट है, ठीक है ना, और इस सेट का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस सेट का ऑब्जेक्ट जो है वो इस सेट का मेंबर है, ठीक है ना। ये जो सेट है, इस सेट का जो ऑब्जेक्ट है वो इस सेट का मेंबर है। तो आप बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस सेट को बिलोंग करता है, ए सी। ये जो सेट है, ये सेट इस सेट का मेंबर है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट इस सेट में प्रेजेंट है, तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ से इस फाई को हटा देते हैं, इस फाई को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अब बताइए, क्या अब ये ट्रू होगा? बिल्कुल ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब फाई जो है इसका मेंबर नहीं है, ठीक है ना। ये फाई जो ऑब्जेक्ट है ये इसका मेंबर नहीं है, तो इस केस में ये फॉल्स हो जाएगा। क्या ये ट्रू होगा? बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि ये आपका एक ट्रिवियल सबसेट है, ठीक है ना। क्या ये ट्रू होगा? नहीं ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेट है, अगर ये इसका सबसेट है, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या ये ट्रू है? नहीं, इस टाइप का ऑब्जेक्ट इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ये आपका ट्रू होगा क्या? नहीं, ये भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इस सेट में ए और सी आपका प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देखिए, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये जो आपने सेट लिया है, इस सेट का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हैं कि इसका सबसेट होगा। इसी तरीके से ये भी आपका ट्रू होगा, क्योंकि ए को सी यहाँ पर आपका प्रेजेंट है। लेकिन मान लीजिए सेट को फिर से हम मॉडिफाइड करते हैं और अब हम यहाँ पर ए और सी को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें से कितने ट्रू हैं? तो देखिए, ये तो अभी भी फॉल्स होगा, क्योंकि फाई जो है इस सेट का मेंबर नहीं है। लेकिन ये ट्रिवियल है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अब जो है, क्या ये ट्रू होगा? बिल्कुल ट्रू होगा। अब ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपने सेट लिया है, इस सेट में 2 ऑब्जेक्ट है, ए और सी, तो इसका मेंबर है, और सी जो ऑब्जेक्ट है वो भी इसका मेंबर है। तो अब इस केस में ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये इस केस में इसलिए ट्रू हो गया है क्योंकि ये जो आपने सेट लिया है, इस सेट में 2 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट सी। ऑब्जेक्ट ए भी इसका मेंबर है और ऑब्जेक्ट सी भी इसका मेंबर है। इसमें मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा। क्या ये ट्रू होगा? बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि ये जो आपने सेट बनाया है, इस सेट में 2 ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए भी यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट खुद एक सेट है, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन अब मुझे ये बताइए, क्या इस केस में ये ट्रू हो पाएगा अगर हम यहाँ पर फाइंड कर दें? नहीं, अब ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। क्या हम इस सेट का पावर सेट कैलकुलेट कर सकते हैं?
तो मुझे ये बताइए इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए इस सेट में कितने एलिमेंट है। इस सेट में आपके 2 एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। इसका मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू 2। तो आप जो इसका पावर सेट कैलकुलेट करेंगे उसकी कार्डिनैलिटी आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके जरा सारे सबसेट्स बताइए। तो इसका पहला सबसेट हो जाएगा 5, क्योंकि वो जो है 5 जो है आपका ये ट्रिवियल सबसेट है। दूसरा सबसेट हो जाएगा सेट इटसेल्फ। तीसरा सबसेट आपको मिल जाएगा अगर आप इस एलिमेंट का सेट बनाएंगे, ठीक है ना। और फोर्थ सबसेट आपको मिल जाएगा जब आप इस वाले एलिमेंट का या इस वाले ऑब्जेक्ट का सेट बनाएंगे। तो ये इसके सारे सबसेट्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका पावर सेट ऑफ एस। अब मान लीजिए आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है। मान लीजिए आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा x, y, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेट ए है आपका 1 2 3 और सेट बी है a, b। तो आपका a क्रॉस b आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि 1, a दिस ऑब्जेक्ट या दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट a क्रॉस b, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि सेट a में अगर मान लीजिए m एलिमेंट है, सेट a में m एलिमेंट है, तो इसका मतलब सेट a की कार्डिनैलिटी m हो जाएगी। और सेट b में अगर आपके n एलिमेंट हैं तो सेट b की कार्डिनैलिटी n हो जाएगी। तो a क्रॉस b की कार्डिनैलिटी क्या होगी, तो a क्रॉस b की कार्डिनैलिटी हो जाएगी इज इक्वल टू m इंटू n, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर m इंटू n भी आपके ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले आपको x लेना है फिर y लेना है। तो आप a का एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे, फिर b के सभी के साथ उसको पेयरिंग करेंगे, फिर a का सेकंड, फिर b के सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ उसकी पेयरिंग करेंगे। तो a क्रॉस b की कार्डिनैलिटी हो जाएगी आपकी m इंटू n। इसी तरीके से हम आपसे पूछेंगे सेट b क्रॉस a की कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी। तो सेट b क्रॉस a की कार्डिनैलिटी भी आपका m इंटू n, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर a, 1 देखिए, a, 1 जो है ये सेट a क्रॉस b को बिलोंग नहीं करता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, क्योंकि अगर आप b क्रॉस a कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका ये आ जाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो b क्रॉस a में सबसे पहले आप b का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद आप a के ऑब्जेक्ट के साथ उसके पेयरिंग करेंगे। तो a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं जहाँ पर a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a होता है। जैसे कि मान लीजिए a आपका 5 हो या b आपका 5 हो, या हो सकता है कि सेट और b, सेट a और सेट b दोनों सेट सेम हो। उस केस में आप बोल सकते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। इनके अलावा a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a हो जाएगा। अब मान लीजिए सेट a आपका 5 है तो a क्रॉस b आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है ना। अब जैसे कि a क्रॉस b आपका क्या एक सेट होगा, उस a क्रॉस b सेट में आपके m इंटू n एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है ना। तो कितने रिलेशंस पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए कि a क्रॉस b आपका क्या है, a क्रॉस b आपका एक सेट है और इस सेट में कितने आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, इस सेट में आपके m इंटू n ऑब्जेक्ट्स होंगे। अभी हमने देखा था a क्रॉस b में आपके m इंटू n ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके सबसेट्स कितने हो सकते हैं, इसके जितने सबसेट्स होंगे वो सभी एक रिलेशन होंगे। तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। इस a क्रॉस b सेट का आप कोई भी सबसेट ले लीजिए वो एक रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो टोटल कितने रिलेशंस पॉसिबल है, टोटल रिलेशंस पॉसिबल है यहाँ 2 रेज़ टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ a क्रॉस b। तो टोटल रिलेशंस हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर m इंटू n। अब मान लीजिए कि जो रिलेशन है वो फ्रॉम सेट a टू सेट a है, ठीक है ना। रिलेशन मान लीजिए आपका जो है वो आप सेट a टू a ले रहे हैं, ठीक है ना, रिलेशन फ्रॉम a टू a। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कितने आपके रिलेशंस पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इस केस में जो टोटल रिलेशंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ a क्रॉस a। अब यहाँ पर कार्डिनैलिटी ऑफ a क्रॉस a क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल रिलेशन हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर इन केस ऑफ a क्रॉस a, ठीक है ना। और इन केस ऑफ a क्रॉस b टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m इंटू n। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका एक सेट a है 1 2 3 और आपका एक सेट b है 3 4, ठीक है ना। तो a यूनियन b क्या होगा, अगर इस डेफिनेशन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो a यूनियन b हो जाएगा आपका 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। इसी तरीके से a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b हो जाएगा आपका कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ पर 3, a इंटरसेक्शन b आपका 3 हो जाएगा। अब अगर हम आपसे पूछे a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस a, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वहां पर आपको u पता होना चाहिए। u क्या है, u इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने जा रहे हैं
तो वहां पर आपको u पता होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको पहले u डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पर जो डोमेन ले रहे हैं वो डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमारा u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो उन सभी नेचुरल नंबर्स में से आप ये 3 नेचुरल नंबर्स को आप हटा देंगे तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। या मान लीजिए कि जो हमने डोमेन डिफाइन किया हुआ है वो डोमेन हमारा है u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। मान लीजिए हमने ये u डिफाइन किया हुआ है, तो ये हमारा डोमेन है। तो इसके डोमेन के रिस्पेक्ट में एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में एक कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। इसका मतलब जब भी आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको u पता होना चाहिए। तो ये माइनस बी में आप क्या करेंगे कि उन सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे जो इन दोनों सेट में कॉमन होंगे। इसका मतलब a माइनस बी का मतलब है a ओनली। तो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1, 2। आप इस ऑब्जेक्ट 3 को रिमूव कर देंगे क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट 3 है ये दोनों सेट्स में आपका कॉमन है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि b माइनस a क्या हो जाएगा, तो b माइनस a आपका आ जाएगा क्योंकि ये 3 एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो आप कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ पर रिमूव कर देंगे। तो b माइनस a का मतलब है b ओनली, ठीक है ना। अब देखते हैं a सिमेट्रिक डिफरेंस b, इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b क्या हो जाएगा, a सिमेट्रिक डिफरेंस b हो जाएगा a माइनस b यूनियन b माइनस a, ठीक है ना। a माइनस b यूनियन b माइनस a, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 और 4। अगर आप a यूनियन b पर डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब होता है नाइदर a नॉर b, ठीक है ना, नाइदर a नॉर b। तो a यूनियन b का मतलब है a और b, या फिर आप बोल सकते हैं आइदर a और b, और a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शंस b कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नाइदर a नॉर b। अब इन सभी को हम वेन डायग्राम से देखते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका सेट a है, ठीक है ना, तो ये आपका a हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा a को छोड़ करके, क्योंकि ये आपका क्या है, ये u है, u का मतलब है ये पूरा आपका u है, ठीक है ना। तो u a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा a को छोड़ करके, ठीक है ना। तो ये अगर मान लीजिए आपका a है तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ये आपका a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और u क्या होगा, u आपका ये पूरा हो जाएगा, तो ये आपका पूरा u है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिए, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा, ठीक है ना। a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट आपको u मिल जाएगा। अब a यूनियन b को देखते हैं, a यूनियन b क्या हो जाएगा, ये आपका a यूनियन b हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो एलिमेंट है वो या तो a में हो सकता है या फिर वो एलिमेंट आपका b में हो सकता है। तो ये रीजन जो हो जाएगा ये हो जाएगा a यूनियन b। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b का मतलब है वो रीजन जो a और b में कॉमन हो, ठीक है ना। तो ये वाला रीजन हो जाएगा a इंटरसेक्शन b, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट सेट a में भी होना चाहिए और सेट b में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होंगे वो सेट a में भी है और सेट b में भी है, तो ये आपका a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप a कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेट a को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए आपका सेट a है, ये मान लीजिए सेट b है और ये u है। तो सेट a को छोड़ दीजिए, सेट a को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो सभी a कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। तो ये आपका a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेट a को छोड़ करके, ठीक है ना। इस सेट a को आप छोड़ दीजिए, इस सेट a को छोड़ करके बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो u माइनस a वेयर x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट a, ये आपका a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब a माइनस b को देखते हैं, a माइनस b क्या हो जाएगा, a माइनस b का मतलब है a ओनली, ठीक है ना। इसका मतलब आपको वो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जो केवल a में हो, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा a माइनस b, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होंगे वो केवल a में होंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आपका a में होना चाहिए लेकिन वो ऑब्जेक्ट b में नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को लिया तो वो a में भी होगा और b में भी होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a माइनस b। अब सेकंड डेफिनेशन देखिए, सेकंड डेफिनेशन हमने क्या लिखा है, लिखा है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि अगर हम आपसे ये पूछें b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस b को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स, ठीक है ना। b कॉम्प्लीमेंट इस b को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स। तो अगर उसका आप a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका a है, ये आपका b है और ये u है, तो ये आपका a हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम आपसे पूछे b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी को छोड़ करके सारे ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने लिखा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड देखिए हमने लिखा है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ए क्या होगा, ए आपका हो जाएगा, तो इसको देखिए ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को, ये इसमें से अगर आप ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो आपको ए माइनस बी मिल जाएगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है ना, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हो जाएगा, ये आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, अगर जैसे कि ये क्या था, ये हमारा a माइनस बी था, इसी तरीके से आप b माइनस ए कैलकुलेट कीजिए, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तब भी आपको ये मिल जाएगा। या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b, a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। आप इस वाले क्वेश्चन को इसमें से हटा दीजिए तो आपको a सिमेट्रिक डिफरेंस b मिल जाएगा। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट कहां पर होगा, क्योंकि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट यानी a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ये आपका a यूनियन b है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, यानी केवल इस पोर्शन को छोड़ दीजिए, इस पोर्शन को छोड़ करके सभी को ले लीजिए तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पर आपके दो वेरिएबल हैं, या आप बोल सकते हैं आपके पास दो सेट है, तो जरा इस सेट में बताइए क्या यहाँ पर a प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, यहाँ पर a मेरा प्रेजेंट है और b मेरा यहाँ पर एब्सेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 0, ठीक है ना। तो ये मेरा कौन सा रीजन हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा रीजन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जरा इस रीजन को बताइए, इस रीजन में मेरा a एब्सेंट है लेकिन b मेरा प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा मेरा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। इस वाले रीजन में a भी प्रेजेंट है और b भी प्रेजेंट है, तो इस रीजन को मैं लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन b, ठीक है ना। इसके अलावा इस रीजन को बताइए, इस रीजन में आपका a भी एब्सेंट है और b भी एब्सेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं a यूनियन b क्या हो जाएगा, a यूनियन b हो जाएगा इज इक्वल टू a b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस ए बार बी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने डीएलडी के नोटेशन से यूज कर लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिजिटल लॉजिक भी आपका है बूलियन अलजेब्रा पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेट में जिसको हम कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी चीज को हम डिजिटल लॉजिक में बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहाँ पर और होता है उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो यहाँ पर एंड होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डीएलडी वाले नोटेशन यूज कर लिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका डीएलडी के टर्म्स में a प्लस b। अब जरा आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको a प्लस b मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ से आप a को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा b प्लस b बार और b प्लस b बार की वैल्यू हो जाएगी 1, a बार b यहाँ से मिल जाएगा a प्लस a बार b। फिर आप डीएलडी के ट्रांसपोजिशन थ्योरम को यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a प्लस a बार डॉट a प्लस b और a प्लस a बार आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b। एक थ्योरम आप याद रखिएगा, a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस b डॉट a प्लस c, ठीक है ना। 1 2 3 1 प्लस 2 डॉट 1 प्लस 3। तो इस थ्योरम को हमने यहाँ पर यूज किया, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपको a मिल जाएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं a इज इक्वल टू a b बार प्लस a b, ठीक है ना। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो हमें a मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, आप a को कॉमन ले लीजिए तो b प्लस b बार आपका 1 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं b इज इक्वल टू a b प्लस a बार b, यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो a प्लस a बार आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इन सभी को ले लेंगे तो आपको u मिल जाएगा। इसका मतलब आपका u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा आपका a बार b बार प्लस a बार b प्लस a b बार प्लस a b, ठीक है ना। इन सभी को आप ले लेंगे तो आपको u मिल जाएगा। तो u का मतलब क्या है, 1, ठीक है ना, u का मतलब है 1। तो जो हमने यहाँ पर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस बताया था डिजिटल लॉजिक में, उसी को एक्सोर गेट बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सोर क्या करता है, एक्सोर आपका डिफरेंस कैलकुलेट करता है। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया था a एक्सोर b, ये क्या करेगा, डिफरेंस को डिटेक्ट करेगा। तो डिफरेंस कहाँ पर है, a और b में डिफरेंस कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर तो डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर दोनों सेम है।
ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर दोनों सेम है, तो डिफरेंस है आपके केवल इस वाले पोर्शन में, इस पोर्शन में डिफरेंस है और इस वाले पोर्शन में डिफरेंस है। तो इसीलिए हमने आपको बताया था ए XOR बी क्या हो जाएगा, ए XOR बी हो जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी। तो जिस तरीके से XOR होता है उसी तरीके से डीएलडी में आपका एक XNOR ऑपरेटर भी होता है। XNOR ऑपरेटर क्या करता है, आपका सेमनेस बनाता है। तो ये ए और बी सेम कहाँ पर है, ए और बी सेम एक तो इस पोर्शन में, दूसरा इस पोर्शन में। तो ए XNOR बी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी। इसका मतलब अगर आप XOR का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आपको XNOR मिल जाएगा, या फिर हम ऐसा बोलेंगे आप XNOR का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आपको XOR मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए XNOR क्या हो जाएगा, XNOR यानी सेमनेस। सेमनेस कहाँ पर है, ये वाला पोर्शन, ए और बी को छोड़ करके ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा डिफरेंस वाला पोर्शन। डिफरेंस वाले पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आपको सेमनेस वाला पोर्शन मिल जाएगा। हम मान लीजिए हम एक सेट लिख रहे हैं, सेट एस ए कॉमा बी, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए क्या ये इसका सबसेट होगा, बिल्कुल होगा, ये इसका सबसेट होगा। लेकिन क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट भी होगा। अब ऐसा समझ सकते हैं ये भी ट्रू है और ये जो सेट है ये इसका प्रॉपर सबसेट भी है। लेकिन अगर हम ये सेट ए बी को ले लेते हैं तो क्या ये इसका सबसेट होगा, इसका सबसेट तो होगा लेकिन इसका ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना, ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है प्रॉपर सबसेट, यानी सबसेट जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर होने का मतलब ये है कि जो आप सबसेट ले रहे हैं वो सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि इस सेट एस के कितने प्रॉपर सबसेट पॉसिबल हैं, इस सेट एस के इतने सबसेट पॉसिबल है, इसका मतलब इस सेट एस के 4 सबसेट पॉसिबल है। उन 4 सबसेट में से केवल एक सबसेट को आप हटा दीजिए, ठीक है ना। तो एक सबसेट को हटाकर जितने भी सबसेट बचेंगे वो सभी उसके प्रॉपर सबसेट होंगे। तो किसी सेट एस के कितने सबसेट होंगे, किसी सेट एस के इतने सबसेट होंगे। और प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे आपके 2 कार्डिनलिटी ऑफ एस माइनस 1, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए कि मान लीजिए अगर एक सेट ए एक सेट बी का सबसेट है तो क्या वो उसका एक प्रॉपर सबसेट भी होगा, जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपका A = B होगा तो उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका ट्रू है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलें A is a subset of B and A is not equal to B, तो फिर उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि A is a subset, proper subset of B, ठीक है ना। लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर A B का प्रॉपर सबसेट है तो क्या A B का सबसेट होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्योंकि अगर A B का प्रॉपर सबसेट होगा तो A B का सबसेट तो होगा ही। जैसे कि इसी केस में देखिए, इस केस में आपके कितने सबसेट पॉसिबल हैं, इस केस में आपके 4 सबसेट पॉसिबल हैं। तो अगर हम सबसेट का बनाएं, सबसेट का एक सेट बनाएं, पावर सेट बनाएं, तो इसके सबसेट हो जाएंगे 5, ये इसके सबसेट्स हो जाएंगे। प्रॉपर सबसेट का सेट क्या होगा, ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट का सेट हो जाएगा 5A and B, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट में आप इस सबसेट को रिमूव कर देंगे। इसका मतलब अगर कोई सेट प्रॉपर सबसेट है तो वो सबसेट तो होगा, लेकिन अगर कोई सेट सबसेट है तो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर सबसेट हो। अगर सेट A is not a subset of B, that means A is not proper subset of B, ठीक है। अगर सेट A सेट B का सबसेट नहीं है तो वो उसका प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा। A B का सबसेट नहीं है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि A में आपने एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया है जो B में नहीं है, इसका मतलब वो A B का प्रॉपर सबसेट भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर आपको ये प्रूफ करना हो कि A B का प्रॉपर सबसेट है तो उस केस में आपको 2 चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप प्रूफ करेंगे कि A B का सबसेट होगा और फिर आप प्रूफ करेंगे कि A is not equal to B। प्रूफ करना है कि सेट A is equal to सेट B। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा A is a subset of B and B is a subset of A। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A एंड B ये दोनों सेट आपके इक्वल होंगे। या फिर आप रिवर्स डायरेक्शन में भी इसको बोल सकते हैं, अगर 2 सेट इक्वल हैं, 2 सेट A एंड B अगर आपके मान लीजिए इक्वल हैं तो A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, ठीक है ना। तो ये बाई डायरेक्शनल ट्रू है आपका, ये आपका बाई डायरेक्शनल ट्रू है। अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा, अगर ये है तो ऐसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए A B का सबसेट नहीं है या फिर B A का सबसेट नहीं है तो सेट A और सेट B इक्वल नहीं होंगे।
इफ ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी implies a is not equal to b. If a is equal to b implies a is not a proper subset of b. अब यहाँ पर फर्स्ट केस को देखिए, a इज ए सबसेट ऑफ b, तो हम ऐसा बोल सकते हैं b कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, क्योंकि a इज ए सबसेट ऑफ b। अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, a इज ए सबसेट ऑफ b, यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि या तो a b का प्रॉपर सबसेट हो, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि a और b आपके इक्वल है, ठीक है ना। तो अगर वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर दो केस निकलते जा सकते हैं। ये मान लीजिए आपका सेट A है, ये मान लीजिए आपका सेट B है, और ये मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट U है, ठीक है ना। तो या तो ये केस हो सकता है, या फिर केस हो सकता है आपका जहाँ पर A इक्वल टू B हो, तो आपका यही सेट A हो जाएगा और यही सेट आपका B हो जाएगा। तो इन दोनों ही केस में हम बोल सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है ना। इन दोनों ही केसेस में हम बोल सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। तो देखिए B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यानी B को छोड़ करके, ये आपका पूरा सर्किल B का है यानी B को छोड़ करके, ठीक है ना। तो B कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, ये A है, A को छोड़ दीजिए, तो B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए B आपका बड़ा है तो B कॉम्प्लीमेंट छोटा होगा, A आपका छोटा है तो A कॉम्प्लीमेंट बड़ा होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि B कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से इस केस में देखिए, इस केस में A और B आपके क्या है, इक्वल है, तो B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट भी आपके इक्वल है। अब इस केस को देखते हैं, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, उसमें केवल ये वाला केस आएगा, ठीक है ना, ये केस आपका आएगा ही नहीं। तो A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो हम ऐसा बोल सकते हैं B कॉम्प्लीमेंट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने सिमुलेट किया है सेट को डिजिटल लॉजिक से, ठीक है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, U होता है। तो DLD में ये क्या होता है, डिजिटल लॉजिक में होता है A प्लस A बार इज इक्वल टू 1, या फिर A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट आपका 5 होता है, तो DLD में होता है A डॉट A बार इज इक्वल टू 0। में जो डिजिटल लॉजिक है वो भी एक बूलियन अलजेब्रा होता है, और जो ये सेट जो हम पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी, ये भी एक बूलियन अलजेब्रा होता है। तो इन दोनों में सिमिलरिटी होती है, ठीक है ना। तो ये जो नोटेशंस हैं वो डिजिटल लॉजिक के नोटेशंस है, और ये सारे नोटेशंस आपके सेट थ्योरी के नोटेशंस हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि A इज ए सबसेट ऑफ B, तो इसको प्रूफ करने के लिए या तो आप इसको इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, तो आप बोल सकते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आपका 5 हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, B को छोड़ करके A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं A माइनस B क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। ये आपका A है और ये पूरा आपका B है, ठीक है ना। तो A माइनस B आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि A माइनस A इंटरसेक्शन B आपका 5 हो जाएगा। A सबसे पहले तो मुझे बताइए कि A इज ए सबसेट ऑफ B, इस केस में A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B आपका A होगा, ठीक है ना। A इज ए सबसेट ऑफ B, तो A इंटरसेक्शन B आपका A हो जाएगा। तो फिर A इंटरसेक्शन B जब आपका A हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A माइनस A, तो ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रूफ करना हो कि ये इज ए सबसेट ऑफ B, तो या तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, या ये प्रूफ कर दीजिए A माइनस B इज इक्वल टू 5, या इस तरीके से भी प्रूफ आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ A, ठीक है ना। तो इसको मान लीजिए हम DLD की फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा AB, ठीक है ना, AB इज ए सबसेट ऑफ A। तो यहाँ से हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इफ A इज ए सबसेट ऑफ B देन A B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये बाई डायरेक्शनल ट्रू है, अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बाई डायरेक्शनल आपका ये ट्रू है। तो जरा इसको चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा AB डॉट A कॉम्प्लीमेंट डॉट A कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या था आपका A B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, A B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका AB डॉट A कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A कॉम्प्लीमेंट डॉट B, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका 0, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 0 डॉट B, और ये आपका 0 आ जाएगा। क्या ये जो है ये इसका सबसेट होगा, इसको जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको डेली नोटेशन में हम लिख लेते हैं, AB प्लस C बार ये सबसेट ऑफ। अब अगर ये इसका सबसेट होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस टर्म डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा AB प्लस C बार डॉट AB बार डॉट
डॉट सी होल बार। अब इसको चेक करने जा रहे हैं क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है आपका। यहाँ पर हम डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बार डबल बार प्लस सी बार। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी प्लस सी बार डॉट ए बी प्लस सी बार, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी प्लस सी बार। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये आपका फॉल्स है, ये इसका सबसेट नहीं है। अब मान लीजिए आपको अगर ये प्रूफ करना है कि A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो उसके लिए आपको ये दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि A इज ए सबसेट ऑफ B, एंड सेकंड थिंग आपको ये प्रूव करना पड़ेगा A इज नॉट इक्वल टू B। तो अगर ये चीज आप प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है ना। और फिर यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा A इज नॉट इक्वल टू B, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए A माइनस B इज इक्वल टू 5 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि A इज इक्वल टू B होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ A इज इक्वल टू B होगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। अगर A माइनस B इज इक्वल टू 5 है तो मैं केवल ये बोल सकता हूँ कि A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक केस और देखते हैं। मान लीजिए मेरा A माइनस B इज इक्वल टू 5 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं आपके सामने सिर्फ चीजें लिख रहा हूँ। क्या ये ट्रू होगा A इज इक्वल टू B, या फिर आपका ये ट्रू होगा A इज ए सबसेट ऑफ B, या फिर ये ट्रू होगा A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अगर A माइनस B इज इक्वल टू 5 है तो क्या ट्रू होगा? देखिए ट्रू से मेरा मतलब है आप जो आंसर देंगे वो सभी केसेस में ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब ट्रू होता है वो सारे केसेस में ट्रू होता है, तो सभी केसेस में केवल ये ट्रू होगा। इसका मतलब अगर A माइनस B इज इक्वल टू 5 है तो मैं बोल सकता हूँ कि A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि A इज इक्वल टू B होने के लिए क्या करना पड़ेगा? A इज इक्वल टू B होने के लिए मुझे दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। मुझे चेक करना पड़ेगा A माइनस B भी मेरा 5 होना चाहिए, एंड B माइनस A भी मेरा 5 होना चाहिए। इसका मतलब A माइनस B मेरा 5 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A इज ए सबसेट ऑफ B, एंड B माइनस A इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है? B इज ए सबसेट ऑफ B। तो अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, वो कब पॉसिबल है? वो केवल एक ही केस में पॉसिबल है जब A इज इक्वल टू B होगा, ठीक है ना। अब जरा इस केस को देखते हैं। तो अगर A माइनस B मेरा 5 है तो ये जरूरी नहीं है कि A B का प्रॉपर सबसेट हो, ठीक है ना। अगर A माइनस B मेरा 5 है तो जरूरी नहीं है कि A B का प्रॉपर सबसेट हो। फॉर एग्जाम्पल एक केस लेते हैं, मान लीजिए A आपका है 1 2 और B भी मेरा है 1 2, ठीक है ना। ये A है और ये B। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं A माइनस B मेरा 5 है, लेकिन A इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है ना। लेकिन अगर A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A माइनस B आपका 5 होगा। A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B तो A माइनस B आपका 5 होगा। A माइनस B आपका 5 है तो कोई जरूरी नहीं है कि A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है ना। लेकिन A इज ए सबसेट ऑफ B तो A माइनस B यहाँ पर 5 होगा, या फिर A माइनस B आपका 5 होगा तो A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है ना। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो रिलेशन है आपका ये बाई डायरेक्शनल है, ये रिलेशन आपका बाई डायरेक्शनल, ठीक है ना। और ये रिलेशन आपका यूनि डायरेक्शन है। इसका मतलब अगर A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A माइनस B आपका 5 होगा। लेकिन A माइनस B आपका 5 होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि A B का प्रॉपर सबसेट होगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे कि इस केस में देखिए, इस केस में नहीं। लेकिन यहाँ से हम एक चीज और बोल सकते हैं कि अगर A माइनस B 5 नहीं है तो A B का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अगर A B का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि A माइनस B आपका 5 नहीं होगा।